अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना वर्क डन CSS फिजिक्स के अंदर मोशन ही के अंदर नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर है ये करने जा रहे हैं। वर्क है क्या? सबसे पहली बात, वर्क कहते हैं कि व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन फॉर सम डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन अपॉन द वर्क। वर्क का कॉन्सेप्ट फिज़िक्स में और आम लाइफ में ज़रा डिफरेंट है। आम लाइफ में हम बैठते हैं, आप मिसाल ले लेते हैं ये वाली कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मुझे, आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो। फिजिक्स कहती है नहीं जी, आप काम नहीं कर रहे। आप काम तब करेंगे जब आप किसी बॉडी को पुश करेंगे, पुल करेंगे टू सम डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक फोर्स है, बॉडी बैक कर रही है, थीटा एंगल बना रही है, और एंगल की वजह से फोर्स इज़ मेकिंग सम एंगल फाई या थीटा समझ लें, या थीटा ले लेते हैं जी, इनके ऊपर भी थीटा लिया हुआ है, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी कवर कर रही है तो बॉडी पे वर्क डन हो रहा है। अब जब बॉडी पे वर्क डन हो रहा है तो हमने डिफाइन किया है कि फोर्स वो वाली होनी चाहिए जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ पे फोर्स थीटा एंगल बना रही है तो हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ये आप इधर देखें, इसका ये बन गया वाई कंपोनेंट, ये बन गया एक्स कंपोनेंट। हम एक्स कंपोनेंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन में, तो इस एक्स कंपोनेंट को हम जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, और आपको पता कॉस ऑफ थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो एफ डॉट डी। तो इट मीन्स वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपके पास जो वर्क डन हुआ है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ है तो यहाँ पे आपने dx ले लेना है, तो वर्क डन dw हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं फॉर होल पाथ के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको dw को आप इंटीग्रेट करोगे। ये इंटीग्रल का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो आप करते हो ना कि dx को इंटीग्रल करते हो तो आपके पास x आंसर आ जाएगा। ये कोई फंक्शन है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। तो जब आप इसको a से b पॉइंट के दरमियान इंटीग्रेट करोगे f डॉट डी एक्स को, तो ये जो dw था, असल में यहाँ पे अगर आप इसे करते हैं तो ये ऑब्वियसली ये dw था, तो ये इक्वल टू w आएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रल से कटा और w आपके पास आ गया, वर्क डन आ गया। तो ये हमने वर्क डन को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास वर्क की जो टाइप्स हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव वर्क डन आता है, नेगेटिव आता है, ज़ीरो वर्क डन आता है, एक वर्चुअल वर्क डन भी चलता है, लेकिन वो आपके यहाँ सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि वर्चुअल वर्क डन जिसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कवर करे कोई बॉडी, वो होता है, उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल पॉजिटिव वर्क डन कब होता है कि जब किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है ना वो लेस देन है आपके पास 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान एंगल आएगा, लेस देन 90 डिग्री, तो आपका जो वर्क डन है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्क डन की आपके पास एग्जांपल ये है, बॉडी को पुल किया जा रहा है, मेकिंग एंगल थीटा, एंड यू कैन सी एंगल इज़ इन दिस डायग्राम लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा जो आपके पास आता है वो नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब एंगल हमारे पास बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 से लेकर 90 डिग्री से ग्रेटर अप टू 180 डिग्री होगा। ये चीज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री अप टू 180, वजह इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ऑफ थीटा जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये लेस देन 0 डिग्री होता है, मतलब नेगेटिव होता है आपके पास, ठीक है। कॉस का फंक्शन नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग है। वैसे भी ये जो जितनी रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उनका जो वर्क डन है वो नेगेटिव होता है, उनमें एंगल 180 डिग्री बन रहा होता है। ये आपके पास एग्जांपल है रेजिस्टेंस के हवाले से। ज़ीरो वर्क डन सर्कुलर मोशन में होता है, ये आप डायरेक्शन दे सकते हैं। इसमें फोर्स लगती है सेंटीमीटर सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और बॉडी मुसलसल घूम रही होती है अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर, एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ वर्क डन क्या हो जाता है, 0। इसकी एक और एग्जांपल भी है, कोई बॉडी बंदा किसी सामान को उठा के जब जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है आमतौर पे वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर,
और जो फोर्स लगा रहा होता है वो ऑब्वियसली ऊपर लगा रहा होता है, लेकिन हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लें तो वो डाउनवर्ड होती है वेट के बराबर मैग्नीट्यूड। मतलब आप ये ले लो कंडीशन या ये ले लो एंगल, आपका 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 90 डिग्री की वजह से 0, ये केस है। तो ये आपके पास मैक्सिमम वर्क डन। 180 के ऊपर आपके पास आ गया नेगेटिव वर्क डन, लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम जो 0 वाला होगा। ये मैग्नीट्यूड सिर्फ इसकी पॉजिटिव ही होगी, इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होंगी FD, सिर्फ साइन ऑपोजिट होगा। ये शो करेगा कि आप की फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लग रही है या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यूनिट्स ऑफ वर्क डन जॉल SI यूनिट में, SI यूनिट में कि फोर्स न्यूटन होता है और मीटर आपके पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, जॉल यूनिट आ जाएगा। और 1 जॉल आमतौर पे आप किसके बराबर लेते हो, न्यूटन मीटर के इक्वल ले रहे होते हैं, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे तो ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर और आएगा उसको मिला देंगे तो ये आपका SI बेसिक यूनिट में आपने इसको कर दिया, ठीक है। अब ये डायग्राम ये शो कर रही है कि बॉडी पे आप फोर्स ऊपर लगाते हैं, जो आप फोर्स लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में वो वर्क डन वाई लेंगे और उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लिया करेंगे, ठीक। अगर आप चले जाते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर तो उसमें आपके पास जो यूनिट आ जाएंगे वो फुट पाउंड आ जाएंगे, जो न्यूटन मीटर की जगह फुट पाउंड यूज़ कर लोगे। और अगर आप चले जाते हो और स्मॉल यूनिट में 9 सेंटीमीटर के अंदर तो वो आपके पास आर्च यूनिट आ जाते हैं, ठीक है जी। और अगर आप चले जाते हैं एटॉमिक लेवल पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वर्क के यूनिट होते हैं। ये जो हमने अब तक जितना वर्क डन का काम किया है सारा, ये था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन हमेशा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं होता, बाज़ वेरिएबल फोर्स भी बॉडी पे लग रही होती है। जैसा ग्रेविटेशन फील्ड में किसी बॉडी को आप ऊपर लेके जाते हैं, रॉकेट की मिसाल ले लें, उस पर ग्रेविटी लग रही होती है और मुसलसल वेरिएबल होती है, जो हाइट चेंज हो रही होती है ग्रेविटी चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है जो वेरिएबल फोर्स का जब वर्क डन निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यूँ करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ना आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये अब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड सो ऑन। हर स्मॉल पार्ट के लिए हम इतना स्मॉल कर देंगे इस पार्ट को कि उसके लिए तकरीबन ये फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट कहलाएगी। ये बिल्कुल वही चीज़ होती है कि आप अगर करते ना 1.1 करते हो और 2 करते हो, इनके 10 हिस्से कर दो तो एक 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, इनके भी हिस्से करते रहे तो 1.111, अगला आएगा 1.1112, तो कितनी देर बाद चेंज आया, तो 1.111 तक तो वैल्यू सेम ही है ना, तो ये नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज कहलाता है। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लेते हैं, इतना स्मॉल पार्ट। इस तरह से हम उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर हर पार्ट का अलग अलग वर्क डन निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट का वर्क डन, सेकंड का, थर्ड का, अप टू n तक जाते हैं। फिर इनको सबको हमें ऐडअप करना है, ठीक। जब हम इनको ऐडअप करेंगे तो ये तमाम का वर्क डन आ गया हमारे पास। इसको जब समेशन में शो करेंगे तो F1 2 3 को हम शो कर देंगे Fi के से, और I हमारा 1 to n है, समेशन का मतलब है सबको ऐड कर दिया, और डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास स्मॉल पार्ट। इसको जब हम मज़ीद एक्यूरेसी की तरफ लेकर जाएंगे तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि और स्मॉल पार्ट कर देंगे, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे लार्ज नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फॉर वेरिएबल फोर्स। एग्जांपल आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम पे आप जो फोर्स लगाते हो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो आपके पास वेरिएबल फोर्स होती है, F = kx, ये अप्लाइड फोर्स है, ये प्रोपोर्शन टू x है। हाँ, मोशन जिस फोर्स के अंडर हो रही होती है वो याद रखिएगा वो होती है -kx, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जब आप ख़त्म करते हो तो बॉडी की मोशन इस फोर्स के अंडर हो रही होती है। ये भी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल लग रही है, इसे माइनस का मतलब है ऑपोजिट होती है हमेशा टू द क्या नाम है अप्लाइड फोर्स, या आप इसको रेस्टोरिंग फोर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसका काम होता है बॉडी को रेस्टोर करना अपनी असल पोजीशन में। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये आमतौर पर अगर बॉडी जा रही है टूवर्ड्स मीन पोजीशन तो ये मीन पोजीशन की तरफ है, अगर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रही है तो ये लगती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन इसको टूवर्ड्स मीन पोजीशन को शो कर रहा होता है। अब इसका वर्क डन निकालना है हम लोगों ने। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक तरफ ये x है, दूसरी तरफ ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, दिस वन ये डॉटेड लाइन से शो हुई हुई है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है जी। अब वर्क डन निकालेंगे पोजीशन 1 2, इसको आप ब्रेक कर देंगे इसके डिस्प्लेसमेंट को, और ब्रेक करने के बाद हम लेंगे x1 से x2 तक हम वर्क डन निकाल लेंगे फाइनल, और उसके बाद हमारी इनिशियल पॉइंट x2,
वर्क डन निकालोगे, फोर्स माइनस के एक्स है, यहाँ लगा दो, के कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रल आपको पता है एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये जो पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का वो यहाँ अप्लाई किया गया है, एक्स पावर एन ओवर एन प्लस 1। तो इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ये वर्क डन का आंसर आ गया। अब आप देखो आपके पास जो एनर्जी होती है पोटेंशियल वो हाफ की एक्स जेर के रूल होती है, तो यहाँ जो वर्क डन है वो 2 पॉइंट पोजीशन के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आ गया, ठीक है। और ये जो वर्क डन आ रहा है चूँकि x1 आपके पास ग्रेटर है, x2 लेसर है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन आया है, यानी ये वर्क डन स्टोर हो गया बॉडी के अंदर जब आप उसको x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक कंप्रेस कर दिया आप लोगों ने, लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो ये स्टोर हो गया ब्लॉक के अंदर। अब द नेक्स्ट जो आप करने जा रहे हैं उसके अंदर वो क्या है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मेन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन x। अब x1 को हमने 0 ले लिया, ये तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया ना यहाँ पे x1 x2 का। अब x1 को हम 0 ले रहे हैं और x2 को हम x से शो कर रहे हैं, यानी मेन से एक्सट्रीम की तरफ हम लेके जा रहे हैं, कंप्रेस अगर कर लेते हैं इसको, लेट्स सपोज। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला तो हम वही अप्लाई करेंगे जो हम लगा के आए हैं, सिर्फ इसके अंदर हम यूँ करेंगे जब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे एंड पर आके 0 to x, ये वाली सारा प्रोसेस वही पहले किया हुआ है, वही आंसर आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये वर्क डन चूँकि आपके पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी जो आप इसको रिलीज करेंगे बॉडी, तो बॉडी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसको जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो आप क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि ये आपने जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव किया ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क डन यूज़ होगा। अच्छा, अब अगर आप इसको वर्क डन को वैसे भी निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और लेट्स सपोज ये फोर्स एक्सिस है, तो इनके दरमियान जो ग्राफ बनता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म ग्राफ ले लेते हैं कि ये कांस्टेंट फोर्स है, तो ये ग्राफ बनेगा, इसका जो एरिया है याद रखिएगा, एरिया ऑफ ग्राफ इज़ इक्वल टू किसके होगा, वर्क, क्योंकि एरिया होगा, अगर ये रेक्टेंगल हम लेते हैं लेंथ इनटू विड्थ जो कि वर्क डन के बराबर आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो ये हेडिंग है या क्वेश्चन बनता है वो वर्क डन इन 2 डायमेंशन में लेंगे हम, मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे वो 1 डायमेंशन की थी, 2 डायमेंशन में बस ये करना है आप लोगों ने कि आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे, तो एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, उसके वाले से आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज आपके पास जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वेरिएबल फोर्स ही है अभी तक, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप फोर्स लगा रहे हैं, और ये एंगल क्या कितना बना रही है, थीटा बना रही है आपके पास विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, एनी वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब आप इसका वर्क डन निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी तो वो होगा इंटीग्रल ए से बी के दरमियान, इसे ओपन करेंगे एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा आएगा। अब आप चूँकि 2 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं तो 2D में एफ के भी 2 कंपोनेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, दोनों का डॉट लेंगे, ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक। इसको अगर आप 3D में अगर काम करने की कोशिश करेंगे ले जाते हैं तो एफ एक्स डी एक्स है, एफ वाई डी वाई, तो एफ जी डी जी आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत मशहूर मारूफ फर्स्ट ईयर में आप करके आए हुए हैं कि जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। अब अगर इन द सेम डायरेक्शन करेंगे ऑफ मोशन तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा। ये जो राइट पे आपको डायरेक्शन डायग्राम नज़र आ रही है उसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को शो कर रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। नेगेटिव वर्क डन होगा ब्रेक्स के ज़रिए होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब बॉडी आपने ली है, मास m की वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, फोर्स लगी है डिस्प्लेसमेंट s तक वी एफ हो गया है, वर्क डन का फॉर्मूला ये है और फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और इसमें आपने ए एस का आंसर निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देना, एस लगा के भी कर सकते हैं आप, बात वही है, कट कटा के आपको जो जवाब बचेगा हाफ एम वी एफ के माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर ही बचना है, यानी कि वर्क डन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आप जब वर्क एनर्जी थ्योरम का जनरल प्रूफ की बात करेंगे, ये हमने पर्टिकुलर एक केस वी आई वी एफ के लिए लिया ना, तो उसमें आपके पास जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे डी डब्ल्यू नेट वर्क डन है, डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हो रहा है, एफ डॉट डी एस ले लिया, ठीक है जी। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेते हैं तो कॉस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री और वो 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एफ का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल,
और ये जो ए एक्सेलरेशन है ये हमें पता है इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर। इसको यहाँ पुटअप करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं dx ओवर dt, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे dv। इस dv बन गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये dw नेट है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वल टू आएगा w नेट वर्क डन आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे vi से vf के दरमियान। अब आप कहेंगे आपने कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, तो इसलिए वेलोसिटी के फॉर्म या वेरिएबल में इसको कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जैसा x का मैंने बताया था x स्क्वायर ओवर 2 होता है ना, तो v का होगा तो v स्क्वायर ओवर 2। अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे, ये आ जाएगा आंसर। 1/2m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो ये आपने दोनों याद करने एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, वाट इसका यूनिट होता है और वाट आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। मज़ीद न्यूटन के अंदर ले जाते हैं इसको, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। और आगे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और आगे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 बेसिक यूनिट में ऑब्जेक्टिव के हवाले से। इंस्टेंटेनियस पावर एट अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल के लिए यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे। एवरेज पावर रेशियो होती है टोटल वर्क डन और टोटल टाइम टेकन की, ठीक है। उसके बाद यूनिट का जिक्र आ गया, जॉल पर सेकंड। वाट यूनिट है आपके पास, किलोवाट और मेगावाट इसके प्रीफिक्सेस हैं। और अगर आप यूनिट के पुराना जो यूनिट यूज़ होता था हॉर्स पावर, वो 746 वाट के बराबर होता है। किलोवाट आर, याद रखिए किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है, किलोवाट आवर आपके पास यूनिट आ जाता है एनर्जी का। ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ये वाला एनर्जी को शो करता है। कैसे? आपको पता है पावर इज इक्वल टू होता है W/T, ठीक है। यहाँ से W इक्वल टू होगा पावर इंटू टी। पावर को ले लें आप किलो वाट में और टाइम को ले लें आर में, तो किलोवाट आर किसका यूनिट बना, W यानी वर्क डन यानी एनर्जी का। अब किलो का मतलब हज़ार हो गया, वाट का मतलब जॉल पर सेकंड, आर का मतलब होगा 3600 सेकंड। कन्वर्ट करेंगे 3.6 10 पावर 6 आ जाएगा। एक छोटा सा प्रूफ है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आपने प्रूफ करना हो कि पावर डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का, तो आपने पावर का जो जनरल फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर से आप शुरू करेंगे। W की जगह F.D लगा देंगे, इसको सेपरेट करेंगे। F कांस्टेंट फोर्स होती है, बाहर निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो डेल्टा D ओवर डेल्टा T लिमिट वैल्यू लगाएंगे तो ये आपको शो कर रहा होता है वेलोसिटी को। आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और क्या ना जब फोर्स कांस्टेंट लगेगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज सब वैल्यू बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे V, और ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। आगे आपके पास आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस के हवाले से क्वेश्चन, और उसके ऊपर आएगा वही जो आप पहले FSC में पढ़ते थे, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड के हवाले से बात करते थे, या जनरल बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसके ऊपर वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ 0 होगा, या वर्क डन जिस फोर्स के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा उसे कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। ग्रेविटेशन फील्ड है की फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, सब कंजर्वेटिव होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको वो फोर्सेस आती हैं जो के पाथ पे डिपेंड करती हैं और जिनका वर्क डन क्लोज पाथ पे 0 नहीं होता। जितनी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, टेंशन द स्प्रिंग हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स होती हैं, सरफेस टेंशन, ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आती हैं। अब आपने करना है कि इसमें ये जो कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स आ गया। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैंने वो स्प्रिंग की फोर्स को कंजर्वेटिव के बजाय नॉन कंजर्वेटिव में इंक्लूड कर दिया था, कंजर्वेटिव में आती है। कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स की बात हम करने जा रहे हैं कि जो आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो फोर्स लगती है ना, F=K, जिसे हम हुक्स लॉ के ज़रिए मेजर करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे प्रूव करेंगे? हमने वर्क डन मालूम करना है और वर्क डन फॉर डिफरेंट पाथ के लिए करेंगे। अगर वर्क डन का जवाब सेम आ गया तो हम कह देंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव, वन हम कह देंगे नॉन कंजर्वेटिव है। ये अब हम देखना है अब हमने कि है क्या ये।
लेकिन जी आपके पास ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, मीन पोजीशन ओ है, एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास एक प्लस डी है आपका डिस्प्लेसमेंट और एक माइनस डी है, राइट और लेफ्ट। राइट पे आपने ले लिया माइनस डी और लेफ्ट का प्लस डी ले लिया। आप क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो आप इसके अंदर वर्क डन मालूम करने जा रहे हैं ये वाला एक्सट्रीम से मीन की तरफ, यानी कि आप एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करेंगे और मीन पोजीशन तक जाएंगे। प्लस डी से आप आ रहे हैं वापस मीन की तरफ, आप वर्क डन मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वर्क डन मालूम करेंगे तो आपने इसका जो एफ डॉट डी एस आता है एफ एक्स आ जाएगा, और इसका जो आपने वो लेनी है यूनिट वो होगा जी आपके पास डी से 0, इसकी लिमिट आ जाएगी। के को बाहर निकाल देंगे, एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2, 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो अंदर एक माइनस होगा, बाहर माइनस कटेगा तो 1/2 के डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया पहला। अब दूसरा वर्क डन आप निकालने जा रहे हैं, वो आप अभी आप आए थे एक्सट्रीम से मीन पर, अब मीन से आप कहाँ जाएंगे, एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी एक्सट्रीम जो बनेगी आपके पास उस तरफ आप मूव करेंगे, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये 0 से माइनस डी आ जाएगा वर्क डन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, ठीक। अब आप वर्क डन करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ। अभी एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी थी, कहाँ पहुँच गए थे, माइनस डी पर, तो माइनस डी पर से 0 की तरफ वापस आ रहे हैं। ये आपने राउंड ट्रिप पूरा करना है इसका, तो इसका भी आप सॉल्व करेंगे सीधा, ये इसका आंसर पॉजिटिव। और बिल्कुल जब आप लास्ट में जाएंगे तो वो आपके पास मीन से एक्सट्रीम आ जाएगी, 0 से पॉजिटिव डी की तरफ आप जाएंगे, ये वाला इसका जवाब ये आएगा। सबको जमा करेंगे जवाब 0 आ गया। इसका मतलब है मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स में आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि वर्क डन 0 हो गया। अगली चीज़ जो आप इसके अंदर करने जा रहे हैं अब पाथ के हवाले से कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ये वर्क डन। 2 पाथ आप लेट कर लेंगे, एक पाथ आपके पास आया हुआ है वो आपने किया है प्लस डी से माइनस डी/2 तक, ये वाला, ठीक है। इसका वर्क डन मालूम करेंगे, है वही चीज़ 1/2 आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जब आप अपर और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक आंसर आएगा पाथ 1 का। ये आगे सोल्यूशन मैंने किया हुआ है इसका। सेकंड पाथ जो आप लेंगे इसके अंदर आप क्या करेंगे, वो जो आपने पहला जो पाथ लिया था डी से प्लस डी से माइनस डी/2 तक लिया था ना, इसको आप ब्रेक कर देंगे, प्लस डी से माइनस डी और माइनस डी से डी/2। ये देखिए यहाँ पर आपका ये प्लस डी से माइनस डी और माइनस डी से स्टार्ट होके माइनस डी/2, ये आपने इसको ब्रेक कर दिया 2 हिस्सों में। इसको भी हल करेंगे तो जवाब सेम आ रहा है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो दोनों लिहाज से आपने प्रूव कर दिया कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है और ये कंजर्वेटिव पाथ होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ग्रेविटी आपने शो करनी है कि ग्रेविटी जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव होता है। इसको शो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने वर्क डन लेना है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी आप फोर्स लगाते हैं आप अपवर्ड लगाते हैं, लेकिन उस फोर्स को हम इक्विवेलेंट जो वेट है उसके ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। अब एक बॉडी है वो अपवर्ड जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली आप ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी, तो माइनस mg ले लेंगे फोर्स और ये आपका डिस्टेंस आएगा dy। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस mg आपका कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, और अंदर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y dy को, तो आपका जवाब y आना है। लिमिट इस पर आपने 0 to h लगाई हुई है, तो वो 0 to h लिमिट का जो जवाब है वो h माइनस 0 करके h आ जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल सीधा जो आप दूसरे को तरफ शो करेंगे, वर्क डन मैक्सिमम हाइट से लेके ग्राउंड की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आप जब आप मूव ऑन करेंगे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं इस टाइम। तो आपके पास अब आपने जो लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पर, फोर्स आपके पास ये आ गई, वो h से 0 की तरफ अप्लाई करनी है, ठीक है जी। पहले 0 से h गए थे, अब h से 0 की तरफ आ रहे हैं। अब आप दोनों सूरतों में, जब आप पूरा राउंड ट्रिप यानी पहले नीचे से ऊपर गए अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वो जो ऊपर से नीचे आते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अब लिमिट आपने चेंज कर दिया इसमें, और जब दोनों को 0 ऐड करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब राउंड ट्रिप आपने मुकम्मल कर लिया ग्राउंड से अबव से वापस ग्राउंड की तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकला, ग्रेविटेशन फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका आज का आर्टिकल था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।